चैप्टर स्टार्ट किया है, फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म के समापन की परिस्थितियाँ क्या होती है, क्यों होता है, इसके बारे में मैंने थोड़ा बताया था आपको। और फर्म के समापन पर फर्म के द्वारा जो खाते तैयार किए जाते हैं, कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। 3 खाते बनाए जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता, साझेदारों के व्यक्तिगत खाते यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरे नंबर पर कैश या बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैंने बता दिया था। एक बार मैं आपको फिर शॉर्ट में फिर से बता रहा हूँ आपको। रियलाइजेशन अकाउंट जिसको हम वसूली खाता कहते हैं, इसमें सबसे पहले फर्म के समापन के दिन की बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में जो भी संपत्तियां दे रखी है उनको हम इसमें कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड में। जो मूल्य एसेट्स पक्ष में दे रखा है उसी मूल्य पर आपके डेटर्स है, स्टॉक है, मशीन है, लैंड एंड बिल्डिंग है, जो भी है उनको हम इसमें किस साइड में दिखा देंगे, डीआर साइड में। टू सन्ड्री एसेट्स, ब्रैकेट में उस संपत्ति का नाम लिख देंगे। ज़्यादा संपत्तियां हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल करके दिखा देंगे, या फिर इनको अलग अलग संपत्तियों का नाम लिख देंगे नीचे। ऐसे ही लाइबिलिटीज साइड की जो मदें हैं उसमें से लाइबिलिटीज को हम इसमें कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड। लेकिन मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि सन्ड्री एसेट्स की कुछ मदों को हम नहीं दिखाते, जैसे एसेट्स में से हम कैश और बैंक बैलेंस नहीं दिखाते। इसके अलावा पहले का कोई P&L का कोई शेष है, मतलब हानि का शेष है, उसको भी हम इसमें नहीं दिखाते। बाकी जो सन्ड्री एसेट्स है वो हम इसमें दिखाते हैं। लायबिलिटी साइड की जो मदें हैं वो हम इसमें सीआर साइड में दिखाते हैं, लेकिन कुछ लायबिलिटीज़ की मदों को हम नहीं दिखाते। जैसे पहले का कोई अवितरित लाभों का शेष है, जैसे जनरल रिजर्व है, P&L है, रिजर्व फंड है, उसको हम नहीं दिखाएंगे। पार्टनर्स लोन को भी नहीं दिखाएंगे, साझेदारों का लोन नहीं दिखाएंगे। हाँ, साझेदारों के परिवार के सदस्य से कोई लोन लिया गया उसको हम दिखाएंगे, लेकिन साझेदारों के लोन को हम नहीं दिखाते। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस भी नहीं दिखाते। बाकी जो लायबिलिटीज बची है उनको हम इसमें सीआर साइड में दिखाते। इसके बाद में नीचे प्रश्न में सूचनाएं दी हुई होगी कि फर्म के समापन पर इन संपत्तियों को इतने मूल्य पर बेच दिया। तो संपत्तियों को बेचने से जो नकद पैसा प्राप्त होता है उसको हम इसमें कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड। बाय कैश एसेट्स रियलाइज्ड यानी कि संपत्तियों से वसूली, तो संपत्ति का नाम लिख देंगे, किस संपत्ति से कितना पैसा मिला। नकद में बेचते हैं वो, जो कैश में सेल की जाती है एसेट्स के, उसी को दिखाते हैं बाय कैश के नाम से। अगर किसी संपत्ति को साझेदार ने ले लिया तो साझेदार का नाम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, कि साझेदार ने लिया है उसका नाम आ जाएगा, और ब्रैकेट में उस संपत्ति का नाम आ जाएगा। तो संपत्ति को चाहे कैश में बेचा जाए या साझेदार ले, उसको हम कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड में। कैश में बेचा है तो कैश का नाम आ जाएगा, ब्रैकेट में संपत्ति का नाम, और अगर साझेदार ने लिया है तो साझेदार का नाम आ जाएगा, ब्रैकेट में उस संपत्ति का नाम आ जाएगा। और डीआर साइड में दायित्वों का भुगतान करते हैं, नकद भुगतान करते हैं तो टू कैश, ब्रैकेट में उस लायबिलिटीज का नाम आ जाएगा। लेकिन लायबिलिटीज को यदि किसी साझेदार ने लिया है तो भी हम इसी पक्ष में दिखाएंगे, बस फर्क इतना है कि उसमें साझेदार का नाम आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल कि जैसे बी ने क्या है, लेनदारों को ले लिया है तो इसमें लिख देंगे बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। इसके अलावा इस कार्य के ऊपर जो खर्चा होता है उसको हम वसूली व्यय या समापन व्यय बोलते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज या लिक्विडेशन एक्सपेंसेज, जो एक्सपेंसेज जो भी होते हैं उसको भी हम इसमें कहाँ दिखाते हैं, डीआर साइड, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि कई एसेट्स ऐसी होती है जो पहले बैलेंस शीट में नहीं थी, लेकिन उनको बाद में बेचने से पैसा मिल रहा है, तो उसको हम कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में। पहले कितना मूल्य था उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेचने से अब पैसा कितना मिल रहा है वो पैसा हम इसमें दिखा देंगे। कैश में बेचा है तो कैश दिखा देंगे, और साझेदार ने लिया है तो साझेदार का नाम लिख देंगे। ऐसे लायबिलिटीज का है, लायबिलिटी जो पहले बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन अब यदि भुगतान कर रहे हैं तो उसको हम दिखा देंगे डीआर साइड में। नकद भुगतान किया तो कैश, और साझेदार ने लिया है तो साझेदार का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गई, खर्चे मैंने बताई दी। लेकिन इसके अलावा एक गुडविल, देखो इसमें अब तक हमने गुडविल का मूल्यांकन किया है, ख्याति का मूल्यांकन किया कि हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन करके दिखाते हैं, लेकिन इसमें हमारे को ख्याति का कोई मूल्यांकन नहीं करना पड़ता है। फर्म के समापन के दिन गुडविल का मूल्य कितना है ये बैलेंस शीट से मालूम चलेगा। बैलेंस शीट में यदि गुडविल दी हुई है तो अन्य संपत्तियों की तरह उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड में।
और यदि बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है तो फिर इसमें नहीं दिखाएंगे, अलग से हम उसका कोई मूल्यांकन नहीं करेंगे। अन्य संपत्तियों की तरफ गुडविल भी बेची जाती है। अगर गुडविल को बेचने से पैसा मिलता है तो उसको भी हम, जैसे अन्य संपत्तियों को बेचने से पैसा मिलता है, उसको भी हम सीआर साइड में दिखा देंगे बाई कैश के नाम से। लेकिन यदि नहीं दे रखा है तो हम यही मानते हैं कि हमारे को कुछ भी पैसा नहीं मिला है। बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में संपत्तियां होती है। कई संपत्तियों के बारे में कुछ भी नहीं होता है कि हमने उनको बेचा या नहीं बेचा। अगर कोई सूचना नहीं है तो यही माना जाता है कि उस संपत्ति से हमारे को कुछ भी पैसा वसूल नहीं हुआ है। तो ऐसी दशा में उसको हम सीआर साइड में नहीं दिखाएंगे। उसका मूल्य कितना था बैलेंस शीट में वो तो दिखा देंगे डीआर साइड में, लेकिन बेचने से कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए हम उसको सीआर में नहीं दिखाएंगे। उसके बारे में सूचना होती है तो ही दिखाते हैं। लेकिन लायबिलिटीज के लिए ऐसा नहीं है। अगर कोई भी लायबिलिटीज है जो बैलेंस शीट में थी तो पहले हम उसको कहाँ दिखा देते हैं, सीआर साइड में। लेकिन भुगतान के बारे में सूचना नहीं है तो भी ये माना जाता है कि हमने लायबिलिटीज का पूरा भुगतान कर दिया है। आपके क्रेडिटर्स हो, बीपी हो, चाहे बैंक लोन हो, अगर इनके भुगतान के बारे में कोई सूचना नहीं है तो भी यही माना जाता है कि हमने उस लायबिलिटीज का पूरा भुगतान, जितना उसका मूल्य था उतना ही भुगतान किया हुआ माना जाता है। इसलिए उसको हम कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड में ट्रू कैश के नाम से। लेकिन एसेट्स के लिए ऐसा नहीं है। एसेट्स के बारे में प्रश्न में सूचना होती है तो ही हम दिखाते हैं, अन्यथा नहीं दिखाते। ठीक है, इसके बाद में हम इसका टोटल लगाते हैं। अगर इसमें सीआर साइड का टोटल ज़्यादा है और डीआर साइड का कम है तो ये प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को सभी साझेदार बांट लेंगे अपने लाभ हानि के अनुपात, और अनुपात नहीं दे रखा तो बराबर बांट लेंगे। लेकिन डीआर साइड का टोटल ज़्यादा है तो इसका मतलब रियलाइजेशन पर लॉस हुआ है तो लॉस को भी बांट लेंगे सभी साझेदार अपने लाभ हानि के अनुपात। तो सबसे पहले तो हम इस प्रकार से रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया था, एक बार आपको फिर से मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले नंबर पर ये बनता है। इसके बाद में साझेदार अपने व्यक्तिगत खाते बनाएंगे। अब व्यक्तिगत खाते यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद में साझेदार अपने व्यक्तिगत खाते तैयार करते हैं। व्यक्तिगत खाते तैयार करते हैं तो मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि व्यक्तिगत खाते तैयार करने की दो मेथड है, परिवर्तनशील विधि और स्थायी विधि। परिवर्तनशील विधि में तो हम एक ही खाता बनाते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट, और स्थायी विधि में हम दो बनाते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो परिवर्तनशील विधि में तो एक ही खाते में हम सारी मदद दिखा देंगे, लेकिन मैं स्थायी विधि का बता रहा हूँ। अगर स्थायी विधि से खाते तैयार किए गए यानी कि क्वेश्चन में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का बैलेंस दे रखा है तो इसका मतलब दोनों खाते बनाने हैं, और दोनों खाते बनाने तो सबसे पहले कौन सा बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा पहले। तो पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा तो पहले तो करंट अकाउंट का बैलेंस दिखा देंगे। तो प्रश्न में देख लो, अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाई बैलेंस पीडी, और डेबिट शेष है तो उसको डेबिट साइड में दिखा देंगे, क्योंकि प्रारंभिक शेष डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, इसके बाद में चूंकि इसमें स्थायी विधि से खाते बनाते हैं तो सारी मदद इसमें दिखाई जाएगी। अगर रियलाइजेशन पर प्रॉफिट हुआ है तो उसको तो हम इसमें कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में। नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन का, ब्रैकेट में लिख देंगे हम प्रॉफिट। और रियलाइजेशन पर लॉस हुआ है तो उसको हम कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड में, ब्रैकेट में दिखा देंगे लॉस। इसके बाद में पहले का कोई जनरल रिजर्व है, पी एंडल है, यानी कि लाभों का शेष है, जैसे हमने अब तक दिखाया था वैसे दिखा देंगे। पहले का कोई जनरल रिजर्व है या कोई पी एंडल है, मतलब लाभों का शेष जो भी होता है उसको हम किस साइड में दिखा देंगे, सीआर साइड में। और हानि का शेष है तो उसको हम इसमें कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड। ये तो हो गया आपके अवितरित लाभ या हानि के शेष। इसके बाद में अगर साझेदारों ने कोई संपत्ति ली है तो साझेदारों ने संपत्तियां ली है तो उसको तो हम इसमें कहां दिखा देंगे, डीआर साइड में। नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन का। ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, उस संपत्ति का नाम लिख देंगे। और साझेदार ने दायित्व लिया है तो उसको हम कहां दिखाई देंगे, सीआर साइड में, बाय रियलाइजेशन। एसेट्स टेकर, एसेट्स की लायबिलिटीज। एसेट्स को लिए उसको तो हम डीआर साइड में दिखाते हैं, लेकिन लायबिलिटीज यदि लिए तो हम सीआर साइड में दिखाते हैं, लायबिलिटीज टेकर।
ठीक है, लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। तो साझेदार ने संपत्तियां ली है तो डीआर साइड में और दायित्वों को लिया है तो सीआर साइड में। रियलाइजेशन का लॉस प्रॉफिट मैंने बता दिया, पहले का वितरित लाभों का शेष इधर और हानि का शेष इधर। ठीक है, इसके बाद में हम बैलेंस निकालते हैं। अब बैलेंस जो आएगा उस बैलेंस को हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यदि सीआर साइड का टोटल ज्यादा है तो इस अंतर की जो डिफरेंस आएगा वो किस साइड में आएगा, आपके डीआर साइड में। डिफरेंस यदि डीआर साइड में आता है तो उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर यानी कि डिफरेंस, ये डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर। सीआर साइड का टोटल ज्यादा है और डीआर साइड का कम, जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर। लेकिन यदि डीआर साइड का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस आपके किस साइड में आएगा, सीआर साइड में आएगा। तो उसको भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, डिफरेंस कहीं पर भी आए, इस साइड में आए या इस साइड में आए, जो डिफरेंस आएगा उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये तो बन जाएगा आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यानी कि सारी मदें हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही दिखाएंगे। इसमें कैपिटल को छोड़ करके बाकी सारी मदें इसमें दिखाएंगे और अंतर जो आएगा, डिफरेंस आएगा, उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इधर जो बैलेंस आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कौन सा बैलेंस हो गया, सीआर बैलेंस, क्योंकि टोटल किस साइड का ज्यादा था, सीआर का। सीआर साइड का टोटल ज्यादा है तो सीआर बैलेंस, और डीआर साइड का टोटल ज्यादा है तो डीआर बैलेंस कहलाता है, और इस साइड में आ रहा है तो ये डीआर बैलेंस कहलाता है। अब ये सीआर डीआर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसी दिशा में जाएगा, उसी में ट्रांसफर होगा। अगर डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे, और क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। तो ये तो हो गया आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब मैं बता रहा हूँ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें कैपिटल का बैलेंस, वैसे तो अधिकतर कैपिटल का बैलेंस सीआर ही होता है, तो सीआर शेष है तो हम सीआर साइड में दिखा देंगे। जैसे मान लो साझेदार दो ही है, ए और बी, तो सीआर साइड में। लेकिन अगर कैपिटल का डेबिट शेष है तो डेबिट साइड में दिखा देंगे, जिस पक्ष का डेबिट है उसी साइड में दिखा देंगे। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये तो हो गया कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस दिखाने के बाद में हमने इससे पहले बनाया था करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का जो बैलेंस आया था उस बैलेंस को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर करंट अकाउंट का डेबिट शेष है उसको तो हम इसमें कहां दिखा देंगे, डेबिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा, करंट अकाउंट का। जिस खाते से आता है बैलेंस उसी खाते का नाम लिखा जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, तो पूंजी का यानी कि कैपिटल का बैलेंस दिखाने के बाद में फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो दिखा देंगे। डेबिट है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसमें और कुछ भी नहीं दिखाते, क्योंकि अब फर्म का समापन हो गया है। जब फर्म का समापन हो गया है तो अब इनका जो अंतिम शेष आएगा, जिसको हम अब तक बैलेंस शीट के नाम से दिखाते थे, उसको हम बैलेंस शीट के नाम से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि फर्म का समापन हो गया, फर्म बंद हो गई है। जब फर्म बंद हो गई है तो अब इनकी पूंजी फर्म में थोड़ी मौजूद रहेगी। जब फर्म का ही अस्तित्व नहीं है तो इनकी पूंजी भी अब मौजूद नहीं रहेगी। इसलिए जितना बैलेंस आएगा उस बैलेंस का भुगतान करना है साझेदारों को, इसलिए जितना बैलेंस आएगा वो साझेदारों को भुगतान कर देंगे। तो अधिकतर सीआर साइड का ही टोटल ज्यादा आता है। अगर सीआर साइड का टोटल ज्यादा है तो सीआर में से डीआर साइड का घटा देंगे, और अंतर जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, कैश के नाम से दिखा देंगे। ये हो गया इनका फाइनल पेमेंट, यानी कि इनको इतना भुगतान करना है। जो बैलेंस आएगा, जो हम अब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो अंतिम शेष अथवा बैलेंस सीडी वो फर्म में मौजूद रहती थी, लेकिन इसका मतलब है ये तो मालूम चल गया है कि इनका पैसा इतना है, इसका मतलब इतना इनको भुगतान करना है, तो वो भुगतान किया जाएगा टू कैश के नाम से। अब इसमें उधार नहीं रहेगा, पेमेंट करना ही है, तो टू कैश फाइनल पेमेंट। ठीक है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कई बार ऐसे भी होता है
कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा रहता है, तो इसका मतलब है फर्म में पूंजी की कमी चल रही है, तो साझेदार पैसा लेकर के आते हैं, तो उसको हम कहाँ दिखा देंगे, CR साइड, बाई कैश। ठीक है, तो जिस साइड में बैलेंस आता है अधिकतर CR साइड का टोटली ज़्यादा आता है, क्योंकि साझेदारों को भुगतान करना होता है, इसलिए अंतर जो आएगा उसको हम इन साझेदारों को पेमेंट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो पहले तो ध्यान रखना है कि अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने हैं तो पहले हमारे को करंट अकाउंट बनाना है, और करंट अकाउंट में ही सारी मदें आएगी। करंट अकाउंट का बैलेंस, रियलाइजेशन का लॉस प्रॉफिट, पहले का लाभ या हानि का शेष, साझेदारों को कोई संपत्तियां दायित्व लिए, वो सब मदें उसी में आएगी। उसके बाद में उसका जो बैलेंस आएगा उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और फिर करंट अकाउंट का बैलेंस। अब जो डिफरेंस आएगा वो साझेदार को पेमेंट करना है, तो भुगतान हम कैपिटल अकाउंट के माध्यम से ही करते हैं। तो ये हो गया आपके कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मैंने आपको रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी मदें दिखाई जाती है, ये मैंने बता दिया। अब तीसरे नंबर का जो खाता बढ़ता है वो बढ़ता है कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छा कैश और बैंक अकाउंट जो है ये एक तरह से बैलेंस शीट के जैसे हो गया। इसमें अब तक कैश और बैंक अकाउंट अलग तरीके से बनता था, इसमें कैश या बैंक अकाउंट का टोटल बराबर आएगा। टोटल बराबर आता है तो ये समझ लो कि हमारे से क्वेश्चन में कोई गलती नहीं हुई है। तो कैश या बैंक अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें कौन कौन सी मदें दिखाई जाती है वो देखिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बाद में जो खाता बनाया जाता है इसमें सबसे अंत में वो कैश या बैंक अकाउंट, एक ही होता है फॉर्मेट। अगर उसमें बैलेंस शीट में कैश बैलेंस दे रखा है तो कैश अकाउंट बना लेंगे, बैंक बैलेंस दे रखा है तो बैंक अकाउंट बना लेंगे। अन्यथा हम क्या करेंगे, एक कोई सा भी एक, दोनों दे रखे हैं, कैश और बैंक बैलेंस दोनों दे रखे हैं, तो हम कोई सा भी एक अकाउंट बना लेंगे और उसका एक का बैलेंस दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब जैसे मान लो कि इसमें कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें हम रोकड़ का प्रारंभिक शेष जो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, डेबिट शेष है तो डेबिट साइड में, और क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि कई बार वो बैंक अकाउंट बनाते हैं तो ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस आता है तो वो इसमें CR में आएगा। लेकिन दोनों दे रखे हैं कैश और बैंक, और हम कैश अकाउंट ही बना रहे हैं तो फिर ओवरड्राफ्ट इसमें नहीं आएगा, उसका तो हम पेमेंट करते हैं कि वो ही आएगा। तो सबसे पहले रोकड़ का प्रारंभिक शेष। इसके अलावा रोकड़ जो भी आती है, जो भी कैश आता है व्यापार में, उन सबको हम इसमें कहाँ दिखाएंगे, DR साइड में। अब इसमें कैश कौन कौन सा आता है, जैसे संपत्तियों को बेचने से, नकद बेचने से पैसा आता है, नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन। एसेट्स रियलाइज, संपत्तियों से वसूली। जिन संपत्तियों को नकद में बेचा गया केवल वही आएगा, अगर साझेदारों ने लिया तो वो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि उसमें कैश नहीं होता है। तो संपत्तियों को जो नकद बेचा गया है, तो संपत्तियों को कैश में बेचने से कितना पैसा आया वो हम इसके DR साइड में दिखा देंगे। इसी प्रकार तो जो पैसा आता है व्यापार में वो तो हम DR साइड में दिखा देंगे, और रोकड़ी भुगतान जितने भी हैं, कैश पेमेंट जितने भी हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं, पेमेंट हो रहे हैं, वो सब हम इसमें कहाँ दिखाएंगे, CR साइड में। रोकड़ प्राप्ति है DR साइड में, और रोकड़ी भुगतान कैश पेमेंट है वो हम इसमें कहाँ दिखा देंगे, CR साइड में। केवल कैश रिसिप्ट यानी कि रोकड़ प्राप्ति है DR साइड में और कैश पेमेंट CR साइड में। जैसे हमने लायबिलिटीज का हमने नकद भुगतान किया तो नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन का, बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देंगे लायबिलिटीज। ठीक है, कौन सी लायबिलिटीज है उसका हमने भुगतान किया है उसका नाम आ जाएगा, या सबका टोटल करके हम इसमें एक साथ दिखा देंगे। इसके अलावा इस कार्य के ऊपर जो खर्चा होता है उस खर्चे को भी हम इसमें कहाँ दिखाएंगे, CR साइड में। ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेस। तो इस प्रक्रिया पर, प्रोसेस पर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं कैश वाले, कैश में जो पेमेंट हुआ है, नकद भुगतान हुआ है, खर्चा हुआ है, वो हम इसमें CR साइड में दिखा देंगे। तो दायित्वों का भुगतान हमने नकद में कितना किया है वो इसमें आ जाएगा,
नकद में हमारे जो खर्चे हुए हैं वसूली पर, वो भी हम सीआर चार्ट में दिखा देंगे। रोकड़ प्राप्तियां हैं, रोकड़ प्राप्तियां आती है संपत्तियों को बेचने से, वो इसमें दिखा देंगे। हाँ, कई बार ऐसे भी होता है कि साझेदार जो है पैसा लेकर आते हैं, तो हम इसमें दिखा देंगे, साझेदार का नाम आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये आ जाएगा, ठीक है। और साझेदारों का जो लोन है वो भुगतान करेंगे, क्योंकि साझेदारों का लोन हमने किसी में नहीं दिखाया, तो पार्टनर्स लोन है वो भी हम इसमें कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में। तो साझेदारों के जो लोन का हमने भुगतान किया नकद में, वो भी हम सीआर साइड में दिखा देंगे। कहने का मतलब है कि नकद में भुगतान जितने भी वो सब इस साइड में आ जाएंगे। और पार्टनर्स लोन हमने और कहीं पर नहीं दिखाया, न तो हम उसको रिलेशन में दिखाया, न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसलिए पार्टनर्स लोन सीआर साइड में आएगा। इसके बाद में हमने इससे पहले जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था और जो साझेदारों को जो भुगतान कर रहे हैं फाइनल पेमेंट, वो हम इसमें कहां दिखाएंगे, सीआर साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि फाइनल पेमेंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमने जो भुगतान किया साझेदारों को, वो भी हम सीआर साइड में दिखा देंगे। अब हम इसका टोटल लगाएंगे, तो इसका टोटल आएगा आपके बराबर। तो ये कैश अकाउंट बनता है। तो कैश अकाउंट का शॉर्ट में सबसे पहले रोकड़ का प्रारंभिक शेष, रोकड़ प्राप्तियां, संपत्तियों को बेचने से कैश कितना आया, या कोई साझेदार लेकर आ रहा है तो वो हम दिखा देंगे। इधर दायित्वों का नकद भुगतान कितना किया, हमारे नकद में खर्चे कितने हुए, साझेदारों के लोन का हमने कितना भुगतान किया, और इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो फाइनल पेमेंट हुआ था साझेदारों को, वो भी हम सीआर साइड में दिखा देंगे। तो इसका टोटल आपके बराबर आएगा। इस प्रकार से आपके ये 3 खाते हैं जो बढ़ते हैं। तो मैंने आपको अब तक क्या है शुरू में बताया था फंड का समापन क्या होता है। तो आपके बुक में शुरुआत में इसकी थ्योरी दे रखी है, तो इसको थ्योरी को एक बार थोड़ा सा फिर से पढ़ लेना, जो मैंने बताया वो आपकी अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। इसमें फंड के समापन का अर्थ, समापन के प्रकार, परिस्थितियाँ और खाते कौन कौन से बनते हैं, उनकी थ्योरी को आपको पढ़ लेना है। और फिर इसके बाद में हम अब आगे इसका इलस्ट्रेशन है वो कल से स्टार्ट करें।